नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 3 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। पुलिस ने कार सवार युवक से बरामद की आधा किलो से अधिक चरस, साथी भी गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने कार सवार एक युवक को 631 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चरस के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान रविंद्र कुमार पुत्र ज्ञान चंद निवासी पट्टा जाटिया के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चरस को कब्जे में लेकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह पुलिस की टीम गश्त पर जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने गारन पेट्रोल पंप के पास महिंद्रा जायलो गाड़ी नंबर HP 38C5363 जो जसूर से राजा का तालाब की तरफ आ रही थी को चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान पुलिस को ड्राइवर सीट के साथ 631 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी और चरस को कब्जे में ले लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी युवक ने अपने दूसरे साथी अजीत कुमार निवासी भरमौर चंबा के बारे में भी पुलिस को बताया, जिसे पुलिस ने नूरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी और उसके साथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में 7 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी नहीं, केलांग कल्पा माइनस में। हिमाचल प्रदेश की चोटियों में गत दिनों हुई बारिश बर्फबारी के बाद हिमाचल का पारा गिर गया है। इसके कारण प्रदेश में अब ठंड का प्रकोप पहले से ज्यादा हो गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में तापमान माइनस में आ पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति के केलांग का न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री तक पहुंच गया है। किन्नौर जिला के कल्पा में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस है। तापमान गिरने से इन जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। लोगों के घरों में लगे नलों में पानी जमना शुरू हो गया है। ऐसे में इन क्षेत्रों में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा राजधानी शिमला में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शिमला में न्यूनतम तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुंतर में 6.0, सुंदरनगर में 6.2, कल्पा में -0.8, ऊना में 6.2, पालमपुर में 6.0, सोलन में 6.3, मनाली में 2.4, मंडी में 7.6, चंबा में 7.0, कुफरी में 4.4, कांगड़ा में 8.9, नारकंडा में 2.2, रिकांगपिओ में 2.2 और डलहौजी में 7.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल में मौसम अब साफ रहने वाला है। आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ अब निष्क्रिय हो गया है। 7 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं हैं। प्रदेश में एम्बुलेंस को रास्ता न दिया तो नपेंगे, नियम न मानने वाले चालकों पर कसेगा शिकंजा।
सड़क मार्ग पर मरीजों को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस को रास्ता न देने वाले वाहन पर भी परिवहन विभाग की नजर रहेगी। सड़क मार्ग पर रास्ता होने के बावजूद एम्बुलेंस को रास्ता न देने वाले पर परिवहन विभाग शिकंजा कसेगा। विभाग द्वारा की एक स्टडी के अनुसार देखा गया है कि पर्यटन सीजन व अन्य शहर व जिलों में अन्य बड़े कार्यक्रमों के दौरान राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में मरीजों को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस को सड़क पर रास्ता नहीं मिल पाता है। वहीं कुछ वाहन चालक जगह होने के बावजूद एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। ऐसे में एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचने में भी देरी होती है, जिससे मरीज की जान को खतरा भी बना हुआ होता है। ऐसे में विभाग ने प्राथमिक चरण में प्रदेश के वाहन चालकों, टैक्सी चालकों, बस व ट्रक चालकों से अपील की है कि वह मानवीयता को देखते हुए सड़क मार्ग मरीज को ले जा रही या फिर मरीज को लेने जा रही एम्बुलेंस को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दें, ताकि मरीज समय से अस्पताल पहुंच सके। यदि विभाग को यह पाया जाता है कि सड़क पर एम्बुलेंस को जानबूझकर रास्ता नहीं दिया गया है, तो विभाग ऐसे में वाहन चालक पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप का कहना है कि अक्सर देखा गया है कि त्योहारी सीजन हो या फिर पर्यटन सीजन हो, सड़क पर वाहनों की आवाजाही अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इस बीच सबसे अधिक परेशानी अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस को होती है, जिनमें मरीज अस्पताल जा रहे होते हैं और कुछ वाहन चालक जगह होने के बावजूद एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। ऐसे में वाहन चालकों से अपील है कि वे एम्बुलेंस को प्राथमिकता के साथ रास्ता दें, ताकि मरीज समय से अस्पताल पहुंचे सके। यदि वाहन चालक ऐसा नहीं करते हैं, तो विभाग सख्ती भी करेगा। सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन का एक साल, आसान किया फॉरेस्ट क्लियरेंस का रास्ता। व्यवस्था परिवर्तन के साथ मौजूदा सरकार की शुरुआती पारी में बड़ा फैसला फॉरेस्ट क्लियरेंस में भी देखने को मिला है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी के ज्यादातर मामले राजस्व विभाग और जिलों में हो रही देरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बाधा को दूर करने के लिए नई व्यवस्था तय कर दी। फरवरी में फॉरेस्ट क्लियरेंस के फंसे मामलों पर बुलाई गई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के आदेश दिए थे। इस कमेटी में डीएफओ और यूजर एजेंसी दोनों को शामिल किया गया। इस कमेटी के गठन के बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों में तेजी आई है। सरकार के फैसलों का सबसे ज्यादा असर नेशनल हाईवे पर देखने को मिला है। प्रदेश में 4 लेन में तब्दील हो रहे एनएच के अलावा हेलीपोर्ट निर्माण, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनखंडी में चिड़िपाघर, बिजली परियोजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों के भवन निर्माण को एनओसी मिली है। हेलीपोर्ट निर्माण को कांगड़ा के रक्कड़ और हमीरपुर के जसकोट में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट बनाने का फैसला किया है। सरकार ने पहले चरण में धर्मशाला, रक्कड़, पालमपुर, हमीरपुर के जसकोट, चंबा के सुल्तानपुर, कुल्लू के मनाली, लाहौल स्पीति के जिस्पा, सिस्सू और रंगरीक सहित किन्नौर के शारबो में हेलीपोर्ट प्रस्तावित किए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के धर्मशाला कैंपस के 57 हेक्टेयर को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण कांगड़ा में 2 हिस्सों में होना प्रस्तावित है। इनमें एक धर्मशाला और दूसरा देहरा में बनना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला 2009 से फाइलों में ही था। सरकार के नए फैसलों के बाद रफ्तार मिली है। एचडीएम पठानकोट मंडी कालका शिमला 4 लेन का रास्ता साफ।
पठानकोट मंडी और कालका शिमला में अब 4 लेन निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। जिन एनएच को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली है उनमें शिमलामटौर एनएच पर हमीरपुर बाईपास के लिए 13 हेक्टेयर वन भूमि में 4 लेन निर्माण की मंजूरी, चिलबाग हमीरपुर से भंगवाल ज्वालामुखी तक 2.2 हेक्टेयर वन भूमि, पठानकोट मंडी एनएच पर सिवनी से राजोल तक 7.8 हेक्टेयर, थानपुरी से परौर तक के हिस्से में 16 हेक्टेयर जमीन को एनओसी के फैसले हुए हैं। बनखंडी में चिड़िपाघर को फॉरेस्ट के अलावा केंद्रीय चिड़िपाघर प्राधिकरण ने मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को मंजूरी से कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के फैसले को भी गति मिली है। सरकार ने कांगड़ा में 3000 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। सरकार के फैसले से आई तेजी। NHAI के आरओ अब्दुल बासित ने बताया कि राज्य सरकार के फैसले के बाद नेशनल हाईवे को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपात बैठक ली थी और इसमें सभी उपायुक्तों को आदेश दिए थे कि प्रोजेक्ट की फाइल क्लियर करने में अहम भूमिका अदा करें। इस आदेश के बाद परियोजना निर्माण शुरू करने में तेजी आई है। फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद सीधे निर्माण। फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद अब एनएच का निर्माण सीधे शुरू हो पाएगा, जबकि पहले अंतिम मंजूरी के लिए फाइल को सुप्रीम कोर्ट में भेजना पड़ता था। इस प्रक्रिया में 1 से 2 साल तक का समय लग जाता था और प्रोजेक्ट के शुरू होने में देरी होती थी, लेकिन पिछले साल जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने NHAI की एक याचिका में इस प्रबंध को हटा दिया है। अब राज्य के वन विभाग और केंद्र के वन और पर्यावरण विभाग को ही काम शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी माना जाता है। जून में IRO पर आया था संकट। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के कार्यशील एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय IRO शिमला को चंडीगढ़ के अधीन किया है। जून में आए इस फैसले के बाद हिमाचल में फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों पर असर पड़े की संभावना थी, लेकिन शिमला के कार्यालय को बंद नहीं किया और इसकी वजह से प्रदेश में फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए नियमित रूप से मामले अब भी प्रस्तावित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2020 में देश भर में 19 IRO खोलने का फैसला किया था, लेकिन जून महीने में इस फैसले को बदल दिया गया और सभी IRO को बंद करने के आदेश जारी किए। कांग्रेस की नीनो धर्मशाला की मेयर 10 पार्षद होने के बाद भी भाजपा के हाथ से गई महापौर की कुर्सी। नगर निगम धर्मशाला में महापौर व उपमहापौर के चुनावों में बड़ा उलटफेर हुआ है। 10 पार्षदों के बावजूद भाजपा के हाथ से महापौर की कुर्सी निकल गई और 7 पार्षदों सहित एक विधायक के वोट से कांग्रेस मेयर बनाने में कामयाब हो गई। उपमहापौर का चुनाव भी चौंकाने वाला रहा। डिप्टी मेयर बनी भाजपा की तेजेंद्र कौर को तो 10 मत मिल गए, लेकिन यहां कांग्रेस के अनुराग को मात्र 8 ही वोट ही मिले। भाजपा के 10 पार्षद होने के बावजूद कांग्रेस ने उलटफेर कर बाजी मार ली है। कांग्रेस समर्थित नीनो मेयर चुनी गई, जबकि भाजपा समर्थित तेजेंद्र कौर डिप्टी मेयर चुनी गई। चुनाव में मेयर के लिए दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को 9 से 9 वोट पड़े। इसके बाद मेयर के चुनाव का फैसला टॉस के जरिए हुआ, जिसमें कांग्रेस की नीनू शर्मा मेयर चुनी गई। HDM नेताओं ने भरा जोश। भाजपा के पार्षद पूर्व मंत्री विपिन परमार, भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर और कांगड़ा के विधायक पवन काजल के साथ नगर निगम के ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस पार्षद पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली और विधायक सुधीर शर्मा के साथ धर्मशाला पहुंचे। सुधीर शर्मा ने डाला वोट।
नगर निगम धर्मशाला में मेयर व डिप्टी मेयर के चुनावों में विधायक सुधीर शर्मा ने अपने मत का प्रयोग किया। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि शायद विधायक वोट डालेंगे या नहीं, लेकिन दोपहर बाद उन्होंने मतदान किया। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर कांगड़ा में जश्न मनाएगी कांग्रेस, राहुल प्रियंका भी होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिला कांगड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी। सीएम सुक्खू ने यह बात रविवार को हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा की नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त करने ओक ओवर पहुंचे समर्थकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यशवंत छाजटा ने अपने जीवन के 25 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, जिसके कारण उन्हें सरकार में नियुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी पद दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने धर्मशाला नगर निगम के चुनाव में महापौर पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बेहतर रणनीति बनाकर मैदान में उतरेगी और भाजपा को शिकस्त देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी व सरकार व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और आने वाले समय में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज होगी और हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी 10 में से 3 गारंटियों को पूरा कर दिया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में सरकारी कर्मचारियों के मान सम्मान को बहाल करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया। करीब 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी के साथ साथ युवाओं को निश्चित आय सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ साथ शिक्षा में व्यापक सुधार का वादा पूरा करते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए आने वाले समय में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस अवसर पर हिमुडा उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने मुख्यमंत्री का उनकी नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया। आज प्रदेश के 151 केंद्रों में 21,000 छात्र देंगे आर्ट्स मेडिकल टेट एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को प्रदेश भर में आर्ट्स व मेडिकल टेट करवाया जा रहा है। इसके लिए बोर्ड की ओर से 151 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में प्रदेश के करीब 20,198 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। टेट की परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित हुई है। सुबह के सत्र में 8 स्टेट की परीक्षा होगी, जिसके लिए बोर्ड की ओर से 14,925 कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं और इन विद्यार्थियों के लिए 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं दूसरा सत्र 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगा। मेडिकल टेट के लिए बोर्ड की ओर से प्रदेश भर के 50 केंद्रों में 5,273 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डा मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि आज बोर्ड की ओर से आर्ट्स मेडिकल टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। HRTC कर्मियों को समय पर पगार, सरकार ने जारी किए 64 करोड़, पेंशनरों को भी भुगतान। HRTC में कर्मचारियों को वेतन व पेंशनरों को पेंशन का भुगतान कर दिया है।
लगातार दूसरे महीने एचआरटीसी में समय पर कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन मिली है। इससे पहले नवंबर महीने में भी अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन 2 नवंबर को जारी कर दी गई थी। अब नवंबर महीने की सैलरी और पेंशन एचआरटीसी कर्मचारियों के खाते में डाल दी गई है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि उन्होंने सरकार व वित्त विभाग से एचआरटीसी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन समय पर मिलने का मामला उठाया है। इसी के तहत लगातार दूसरे महीने कर्मचारियों व पेंशनरों को पेंशन मिली है। सरकार की ओर से 42 करोड़ रुपए की राशि कर्मचारियों की सैलरी और 22 करोड़ रुपए की राशि पेंशन के लिए प्रदान की गई है। कुल मिलाकर 64 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इससे पहले जहां एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन का कोई निश्चित समय तय नहीं था, कभी 10 दिन बाद तो कभी 20 दिन बाद वेतन व पेंशन मिलती थी, लेकिन अब महीने की पहली या दूसरी तारीख को वेतन प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रधान सचिव वित्त विभाग और प्रधान सचिव परिवहन विभाग का आभार जताया है। दूसरी ओर समय पर वेतन मिलने से एचआरटीसी कर्मचारी भी खुश है। कर्मचारियों के एरियर, कंडक्टरों की वेतन विसंगति और एचआरटीसी पेंशनों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए। सीसीटीवी फुटेज गायब, नालागढ़ पुलिस थाना से जुड़े मामले में आया नया मोड़, जांच शुरू। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत पुलिस अधिकारियों से जुड़े एक बहुचर्चित मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा पैसे मांगने व मारपीट के कथित मामले की कोर्ट के आदेशों पर चल रही जांच के बीच खुलासा हुआ है कि पुलिस थाना नालागढ़ में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की 1 महीने से ज्यादा अरसे की फुटेज गायब है। पुलिस जिला प्रशासन पड़ताल कर रहा है कि फुटेज को डिलीट किया गया या तकनीकी कारणों से फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। फिलवक्त इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जहां पुलिस अधिकारियों ने थाना नालागढ़ में धारा 204 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है, वहीं इस मामले को लेकर फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भी जांच शुरू कर दी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की एक युवती द्वारा नालागढ़ के पुलिस अधिकारियों पर जबरन वसूली और साजिश रचने से जुड़े मामले में जमानत सुनिश्चित करने की एवज में घूस की मांग का आरोप लगाया था, जिस पर प्रदेश हाई कोर्ट ने विगत 21 अक्टूबर को मामले की जांच में शामिल पुलिस स्टेशन नालागढ़ के जांच अधिकारी और एसएचओ का तबादला करने के आदेश जारी करते हुए डीजीपी को एसआईटी गठित कर नालागढ़ पुलिस स्टेशन के संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगाए कदाचार के आरोपों की 8 सप्ताह के भीतर जाँच करने को भी कहा था। इसी संदर्भ में चल रही जांच के दौरान पाया कि नालागढ़ पुलिस थाने के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज गायब है। इस बारे में एसएसपी बद्दी को भी तुरंत अवगत करवाया गया, जिस पर डीएसपी बद्दी ने भी अंतरिम जांच की, जिसमें 28 सितंबर से 5 नवंबर तक की फुटेज उपलब्ध न होने बारे जानकारी दी गई है। फोरेंसिक टीम कर रही जांच। एसएसपी बद्दी मोहित चावला ने पुष्टि करते हुए बताया कि मामले के ध्यान में आते ही अंतरिम जांच के उपरांत पुलिस थाना नालागढ़ में आईपीसी की धारा 204 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फुटेज उपलब्ध न होने बारे कोई भी स्पष्ट कारण बिना तकनीकी जांच के बता पाना संभव नहीं है। फिलवक्त फुटेज डिलीट की गई या रिकॉर्ड नहीं हुई या तकनीकी खामी वजह रही, इस पूरे मामले को लेकर फोरेंसिक एक्सपर्ट सहित तकनीकी विशेषज्ञों ने जांच शुरू कर दी है। सीएम सुक्खू ने ऊना को दी 288 करोड़ की सौगात, 18 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को जिला ऊना को 287.68 करोड़ रुपए की 18 विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के पेखुबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 220 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया। 32 मेगावाट के इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस सौर ऊर्जा परियोजना से सालाना 27.71 करोड़ रुपए की आय होगी तथा यह अगले 25 वर्ष तक विद्युत उत्पादन करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री ने 2.03 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पेयजल योजना जनकौर, 1.71 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पेयजल योजना कुठार कला, 2.02 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पेयजल योजना नंगरा, 1.01 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना खानपुर, 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित पशु अस्पताल भवन संतोषगढ़, 2.37 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित तहसील भवन घनारी, 1.66 करोड़ रुपए की लागत से मावा सिंधिया खड्ड पर नवनिर्मित पुल, 1.33 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र गगरेट में निर्मित मिनी सर्विस बिल्डिंग का लोकार्पण किया। उन्होंने 4.65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रायपुर से बखवा वाया मल्ला दापिंड संपर्क सड़क, 6.71 करोड़ की लागत से बनने वाली मोहल्ला खारसिया वार्ड नंबर 3 परोस, मोहल्ला अजीपाल, शिवबाड़ी जिंदपुर, मोहल्ला गुमा मेड़ा खद्दर संपर्क सड़क, 5 करोड़ की लागत से गगरेट विधानसभा क्षेत्र के गांव संघनई में बनने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, 5.20 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर कस्बे की पेयजल योजना के विस्तारीकरण, 2.13 करोड़ रुपए की लागत से गांव बड़ो कलरूही के लिए पेयजल योजना, 2.54 करोड़ रुपए की लागत से गांव बबेहड़ की पेयजल योजना का विस्तारीकरण एवं सुधारीकरण तथा गांव जो पेयजल योजना के सुधारीकरण, 2.46 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नंगल जरियाला व गणु मंदवाड़ा पेयजल योजना, 18.76 करोड़ रुपए की लागत से गगरेट विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले 20 ट्यूबवेल, 7.22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बहाव सिंचाई योजना अमलहड़ भंजाल कलोह में ट्यूबवेल संख्या 60 व 95, मावा कोहला में ट्यूबवेल, शमशान घाट तथा भट्टा तथा रामपुर में ट्यूबवेल मुबारकपुर का शिलान्यास किया। उन्होंने इस मानसून के दौरान आई आपदा के प्रभावितों को 4.10 करोड़ रुपए की धनराशि भी वितरित की, जिसमें अंब उपमंडल के लिए 76.08 लाख रुपए, गगरेट के लिए 85.94 लाख, ऊना उपमंडल के लिए 48.14 लाख, हरोली उपमंडल के लिए 82.15 तथा बंगाणा उपमंडल के लिए 1.17 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। शिमला मंडी और धर्मशाला में वीआईपी नंबर 0001 के लिए सोमवार से लगेगी ऑनलाइन बोली। निदेशक परिवहन विभाग अनुपम कश्यप ने बताया कि विभाग 04 दिसंबर 2023 से विशेष पंजीकरण चिन्ह 0001 के आवंटन के लिए ईक्षण शुरू करने जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला के लिए HP 63F0001 पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, मंडी के लिए HP 33G0001 और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी धर्मशाला के लिए HP 68C0001 ईक्षण होगी। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 47 के तहत
इच्छुक व्यक्ति जो हिमाचल का निवासी हो या जिसके पास राज्य में व्यवसाय करने का प्रमाण हो, विशेष पंजीकरण चिन्ह 0001 के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट www.hmchl.nic.in/transport पर जाकर ईक्षण फैंसी नंबर के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। ईक्षण के लिए न्यूनतम बोली 5 लाख रुपए से शुरू होगी। आरंभिक पंजीकरण के 2000 रुपए होंगे, जिन्हें वापस नहीं किया जाएगा। न्यूनतम बोली की 30% राशि 1,50,000 रुपए जमा करवानी होगी। यह सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य को असफल रहने पर 5 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। आवेदनों का पंजीकरण सोमवार 4 दिसंबर 2023 को प्रातः 10 बजे से शनिवार 9 दिसंबर 2023 सायं 5 बजे तक होगा और आवेदक बोली में भी साथ साथ भाग ले सकते हैं। रविवार को पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा और आवेदक केवल ईक्षण में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि बोली की शुरुआत बोली के न्यूनतम मूल्य 5 लाख रुपए की 20% राशि 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी के साथ होगी। बोली के लिए प्रारंभिक राशि 6 लाख रुपए, इसके पश्चात बोली न्यूनतम मूल्य 5 लाख रुपए की 10% राशि जो कि 50,000 रुपए होगी के साथ ही बढ़ सकती है। ईक्षण का परिणाम रविवार सायं 5 बजे घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सफल बोलीदाता को बकाया राशि 3 दिन के भीतर 13 दिसंबर 2023 तक जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा। उसके उपरांत ही नंबर आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर सफल आवेदक किसी कारण विशेष पंजीकरण चिन्ह लेने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30% अग्रिम राशि जो कि 1,50,000 रुपए बनती है, वापस नहीं होगी व सरकारी कोष में जमा होगी। यह पंजीकरण नंबर दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं दिया जाएगा। इस नंबर के लिए विभाग द्वारा पुनः बोली लगाई जाएगी। सरकारी अध्यापकों के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन ऑफर, ऐसे मिलेगा विदेश जाने का मौका। यदि सरकारी स्कूल का कोई शिक्षक संबंधित स्कूलों में एडमिशन या एनरोलमेंट बढ़ाने पर काम करता है तो उसे विदेश जाने का मौका शिक्षा विभाग देगा। समग्र शिक्षा के एक प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 200 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली बार चयन के लिए नई नीति प्रस्तावित की है। आजकल इस ड्राफ्ट पर काम चल रहा है। करीब 8 बिंदुओं से यह तय किया जाएगा कि विदेश जाने वाले शिक्षकों का चयन कैसे होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें रहने वाली हैं। यदि किसी टीचर की क्लास का रिजल्ट लगातार बेहतर है तो उसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके लिए बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा यदि स्कूल में एडमिशन बढ़ाने के लिए किसी शिक्षक ने योगदान दिया है या शिक्षक की वजह से एनरोलमेंट बढ़ी है तो यह भी एक बड़ा आधार होगा। टीचर्स की हायर क्वालिफिकेशन और रिसर्च पेपर भी एक बिंदु रहेगा। यदि किसी शिक्षक ने किताब लिखी है या ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप अटेंडेंस पूरी है तो भी यह चयन में मदद करेगा। शिक्षा सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इस ड्राफ्ट को फाइनल करने को कहा है। इसके बाद राज्य सरकार से इस ड्राफ्ट पर मंजूरी ली जाएगी। यह पहली बार होगा कि टीचर्स को इतनी ज्यादा संख्या पर एक्सपोजर विजिट के लिए देश से बाहर भेजा जा रहा है। यह भी एक कारण है कि इस चयन के लिए एक पॉलिसी बनाने की जरूरत दिखी है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि टीचर्स का चयन कैसे हो, इस ड्राफ्ट पर अभी काम चल रहा है।
जल्द ही यह फाइनल हो जाएगा। धर्मशाला में क्रॉस वोटिंग के बाद सोलन में टीम को एकजुट रखना भाजपा कांग्रेस के लिए चुनौती। धर्मशाला में क्रॉस वोटिंग के दंश से हिली नगर निगम की सत्ता का व्यापक असर 4 दिसंबर को होने वाले सोलन नगर निगम के चुनाव पर भी हो सकता है। सत्ता सुख की नाव पर सवार होकर कांग्रेस 2.5 वर्ष मेयर व डिप्टी मेयर पद पर आसीन रही है, किंतु सोलन में कांग्रेस पार्टी के भतीर चल रहे द्वंद्व युद्ध पुनः हॉट सीट पर विजय गाथा लिख पाएंगे, इसका संशय कांग्रेसी पार्षदों के साथ साथ पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को भी है। दूसरी ओर भाजपा पार्षद सिर्फ एक बार 4 दिन पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल के साथ साथ एकजुट नगर आए हैं तथा आजाद पार्षद का सहारा लेकर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर नजर गड़ाए बैठे हैं। सोलन नगर निगम का चुनाव दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के आला नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सबब बन गया है। नगर निगम सोलन की 2.5 वर्ष तक में मेयर रही पूनम ग्रोवर व कुछ कांग्रेसी पार्षदों का स्थानीय विधायक व मंत्री डा धनीराम शांडिल से 36 के आंकड़े की बात किसी से भी छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री को सोलन नगर निगम में संभावित उल्टफेर से बचने के लिए प्रदेश के दोनों मंत्रियों हर्षवर्धन व विक्रमादित्य सिंह को पर्यवेक्षक के रूप में उतरना पड़ा है। धर्मशाला में क्रॉस वोटिंग का लाभ उठाकर कांग्रेस ने जिस ढंग से भाजपा को पटखनी दी है, उसका फिल्मांकन सोलन नगर निगम में भी करने के लिए पटकथा तैयार की जाने लगी है। एचडीएम सोलन नगर निगम में 17 पार्षद। सोलन में कुल 17 पार्षद है। इनमें कांग्रेस के पास 9 व भाजपा के पास 7 पार्षद है तथा एक पार्षद निर्दलीय होकर फिलवक्त भाजपा को मुद्दा आशान्वित कर रहा है। विधायक का वोट होने के कारण कांग्रेस के पास 10 पार्षद हो जाते हैं। दोनों पार्टियों में यदि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो कांग्रेस का मेयर व डिप्टी मेयर पद पर कब्जा तय है। इसके साथ साथ जो समीकरण धर्मशाला में बने हैं, उससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सोलन नगर निगम में अपने आंकड़े में बढ़ोतरी करने का प्रयास करेगी। आखिरकार नगरोटा सूर्या की बेटी के साथ हुआ क्या है? सड़क किनारे बेसुध हालत में मिली। इन दिनों नगरोटा सूर्या की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की स्कूटी के साथ सुनसान जगह पर गिरी हुई दिखाई दे रही है, जिसे देख कुछ राहगीर रुके व उसे अस्पताल ले गए। जब इस वीडियो के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, तो यह लड़की नगरोटा सूर्या की बताई गई। लड़की फतेहपुर बड़ूखर मार्ग पर गिरी हुई थी। वीडियो में लड़की द्वारा घर नगरोटा सूर्या बताए गए हैं और कोई जहरीली चीज पिलाने की बात भी कही गई है। पीड़ित युवती रे के समीप डाकघर में कार्य करती है तथा घर से ड्यूटी पर जा रही थी। अभी भी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार इस बेटी के साथ क्या हुआ। हालांकि वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि दिव्य हिमाचल चैनल नहीं करता है। सिटी ब्यूटीफुल में मच गई लुड्डी। चंडीगढ़ में मंडी की खास पेशकश ने लूट ली सारी महफिल। 13वें राष्ट्रीय शिल्प मेले का चंडीगढ़ के कलाग्राम में भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर मेले का पारंपरिक व विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा देश पूरे विश्व में विविधताओं में एकता का प्रतीक है। इस तरह के क्राफ्ट मेले के जरिए देश की कलाकृतियों व संगीत लहरियों के माध्यम से भारत की पुरातन कला व संस्कारों को नवजीवन मिलता है। आज की युवा पीढ़ी अपनी पुरातन लोक संस्कृति को भूलती जा रही है।
ऐसे में युवाओं को विभिन्न राज्यों की संस्कृति और शिल्पकारी को करीब से जानने का मौका मिलता है। इस मौके पर सुरमई शाम का आगाज लोक और शास्त्रीय नृत्य पर आधारित अधस्वाक्तम व फिनाले से हुआ, जिसमें मांडव्य कला मंच के कलाकारों ने 18 राज्यों के 200 कलाकारों के साथ मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके अतिरिक्त मांडव्य कला मंच के कलाकारों ने हिमाचल की आभा बिखेरते हुए मंडी जनपद के लोक नृत्य लुड्डी से भी खूब रंग जमाया। हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच के संस्थापक व संस्कृति कर्मी कुलदीप गुलेरिया ने बताया कि मांडव्य कला मंच के 9 कलाकारों आयुष, हरिचरण, अमित, चेतन, कनिका, कोमल, श्रेया ठाकुर और श्रेया कुमारी ने नेशनल क्राफ्ट मेले में भाग लिया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।